हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था, हमने स्टार्ट किया था 5 ईयर प्लान्स। हमने कुछ 5 ईयर प्लान्स देखे थे। हमने देखा था कि क्या पहला जो 5 ईयर प्लान बना था उसके क्या टारगेट्स थे, उसके क्या अचीवमेंट्स रहे। हमने देखा कि वो किस इकोनॉमिक मॉडल पे बेस्ड था। हेरोडामर मॉडल पे पहला जो प्लान था वो बेस्ड था। उसके बाद हमने देखा सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। हमने देखा कि कौन सा प्लान फेल हुआ, क्यों हुआ फेल, क्या रीजंस रहे उसके फेलियर के। किस प्लान की क्या अचीवमेंट रही, क्या टारगेट क्या रखा गया था और फिर अचीव कितना किया गया। ये हमने देखा पहले जो 5 5 ईयर प्लान थे उनके बारे में। और हमने रोलिंग प्लान लास्ट में देखा था कि जो कि जनता गवर्नमेंट ने लाया था बिटवीन 1979 एंड 1980। तो इस बीच जो रोलिंग प्लान आया वो लाया था जनता गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने जो उससे पहले वाला प्लान था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, उसको टर्मिनेट किया था 1 साल पहले ही। तो ये स्टोरी देखी थी हमने। पहले जो 5 5 ईयर प्लान्स आए उनके बारे में थोड़ा सा। तो अब हम देखते हैं इसके आगे जो बाकी प्लान्स आए उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी। तो चलिए आज देखते हैं, हम सिक्स्थ 5 ईयर प्लान से हम स्टार्ट करेंगे। देखें, सिक्स 5 ईयर प्लान जो है ये आया था 1980 से 80 के बीच, 1980 से 1985 के बीच। ठीक है। इसके फोकस एरियाज क्या थे? रिमूवल ऑफ पोवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, पोवर्टी को ख़त्म करना, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, इकोनॉमी में इक्वालिटी लाना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीब और अमीर के बीच की जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रोड्स आते हैं, हमारी रेलवेज़ आते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे स्कूल्स आते हैं। तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी जो है फोकस एरिया था सिक्स्थ प्लान का। और इसी जो सिक्स्थ प्लान है इसी के दौरान क्या है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी डेवलप किया गया था इन 1982। टारगेटेड ग्रोथ रेट जो है इस प्लान की वो थी 5.2% और अचीव करी गई थी 5.4%। तो इस प्लान में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बनता है कि जो नबार्ड, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बनाया गया था 1982 में। तो ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इस प्लान में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैंने बोला आपको कि जो बाकी प्लान्स है ना, आपको पूरे प्लान्स का पूरा डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रखिए याद कि पहला प्लान, क्योंकि पहला, जैसे मैंने बोला, पहला इंपॉर्टेंट होता है हर किसी चीज़ का। तो सेम इज़ केस विद प्लान्स। तो पहला प्लान आप याद रखिएगा, उसका क्या फोकस एरिया था, उसकी क्या अचीवमेंट्स रही, किस मॉडल पे वो बेस्ड था। इसी तरीके से सेकंड प्लान, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रियल, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद थर्ड प्लान के फेलियर्स, क्योंकि वहाँ पे फेलियर्स आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं कि फेलियर्स का क्या रीज़न रहा था। ठीक है। क्या टारगेट किया गया था, क्या अचीव किया गया था। ठीक। और फिफ्थ प्लान जो जिसका जो क्या कहते हैं हम, वो स्लोगन था ये, गरीबी हटाओ। तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद उसको टर्मिनेट क्यों किया गया था, किस गवर्नमेंट ने किया था टर्मिनेट उसको, उन्होंने रोलिंग प्लान किसने लाया था, एनुअल प्लान किस टाइम पे लाए गए थे। ठीक है, क्यों लाए गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बनती हैं। बाकी इतनी डिटेल ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब देखते हैं हम सेवन्थ प्लान। सेवन्थ प्लान आया था 1985 से 90 तक। इसका फोकस एरिया क्या था? टू एक्सेलरेट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन्स है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, एक्सेलरेट करना। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी आपने देखा था कि जो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी। आप 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कितनी प्रोडक्शन कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी। तो इसको बढ़ाना फोकस था सेवन्थ प्लान का। और जो एक और जो फोकस एरिया था वो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। कैसे? थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, आपके कॉस्ट्स कम होते हैं और उस वजह से आपका जो है प्रॉफिट वो बढ़ता है, जिसकी वजह से फिर इन टर्न क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होती है। और क्या था फोकस? आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी विद ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए 1991 के जो रिफॉर्म्स आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि उसमें लिबरलाइजेशन का भी एक जो है
फैक्टर आएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन थोड़ी सी आपको दिखने को मिलेगी 7th प्लान के दौरान भी, तभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया गया था इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, यानी गवर्नमेंट के रोल को थोड़ा कम करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको 7th प्लान के दौरान भी थोड़ी सी दिखने को मिलेगी। 7th 5 ईयर प्लान खत्म होता है आपका 1990 में, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से एनुअल प्लान्स आते हैं आपके 1990 और 92 के बीच। ठीक है, तो ये भी क्यों होता है, फिर से जो सेंटर में है पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जिस वजह से फिर से प्लान्स जो है एनुअल प्लान्स लाए जाते हैं, ना कि 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू किया जाता है। पहले 1990 और 92 के बीच में एनुअल प्लान्स लाए जाते हैं, उसके बाद फिर से 5 ईयर प्लान्स को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर उसके बाद जब एनुअल प्लान्स खत्म होते हैं 92 में, उसके बाद आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो 8th 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड। आपके जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं और बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको इनिशिएट किया जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड है जबकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो 1991 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और ये जो 8th प्लान है ये इसका पीरियड 92 से 7 तक है। तो इसका मतलब है जो फिस्कल आपके रिफॉर्म्स है, जो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे और बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, उनको इनिशिएट किया गया था। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ WTO ऑन 1 जनवरी 1995। इंडिया जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बनता है, कब, 1 जनवरी 1995 को। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका बनता है कि कब बना था इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। और क्या फोकस था, टू इंक्रीज द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू 7.5%। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि हर एक बंदे तक जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को इंश्योर करना कि हर एक जो कंट्री का बच्चा है उस तक पहुंचे, तो ये भी इसका फोकस था। आल्सो कॉल्ड राव मनमोहन सिंह मॉडल। तो ये जो इसमें जो मॉडल यूज़ किया गया किस में, 8th प्लान में, उसको राव मनमोहन सिंह मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव जी, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी। तो ये फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान भी कहलाता है आपका। इंडिकेटिव प्लान हमने डिस्कस किया था जब हमने प्लान्स के इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइप्स देखे थे, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था इंडिकेटिव प्लान भी और इम्पेरेटिव प्लान भी, ठीक है ना, इनके बीच की डिफरेंस क्या है। इंडिकेटिव प्लान वो प्लान होता है जिसमें क्या होता है ना कि जो इंडिकेटिव प्लान, देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टेट होता है ना, यानी कि सेंटर जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करती है, वो आपके जो प्राइवेट सेक्टर है आपका उसको डायरेक्ट करती है, उसका उसको क्या कहते हैं, इंडिकेट करती है कि आपको ये जो टारगेट्स हैं इनको आपने फुलफिल करना है इस टाइम में, ठीक है ना। तो इंडिकेटिव प्लान क्या होता है, हमने जब पढ़े थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, वहाँ पे हमने देखा था इंडिकेटिव एंड इम्पेरेटिव प्लानिंग, ठीक है ना। तो इंडिकेटिव प्लान क्या होता है ना, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी होती है वो प्राइवेट सेक्टर को इंडिकेट करती है कि ये जो हमारे पास टारगेट्स हैं इनको फुलफिल करना है, आपने इस तरीके से प्रोडक्शन करनी है, इन चीज़ों की प्रोडक्शन करनी है, इन सेक्टर्स में काम करना है, प्रोडक्शन करनी है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इनको डायरेक्ट नहीं करती है फुली, मतलब इसमें कंपल्जन होता है, लेकिन बाद में, पहले गवर्नमेंट क्या करती है, पहले गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कुछ टारगेट्स देती है कि हमने इकोनॉमिक प्लान इस तरीके का बनाया है, इसमें हमें ये टारगेट्स इनको फुलफिल करना है, तो प्रोडक्शन आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है। एक इंडिकेशन दी जाती है प्राइवेट सेक्टर को, तो इसमें फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है। जबकि इसका ऑपोजिट केस है इम्पेरेटिव प्लानिंग, वहाँ पे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इम्पेरेटिव प्लानिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसका फुल कंट्रोल होता है आपके इकोनॉमिक डिसीजंस पे। कौन से इकोनॉमिक डिसीजंस, जो हमने देखे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस है इम्पेरेटिव में, ये कौन लेता है, फुल्ली गवर्नमेंट इसको लेती है। वहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी किस के कंट्रोल के अंडर होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर। जबकि जो इंडिकेटिव प्लान है यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे सॉवरेंटी दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ इंडिकेट किया जाता है कि इन टारगेट्स को फुलफिल करना है, बाकी उनको फुल डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है। तो ये होता है इंडिकेटिव प्लानिंग। तो 8th प्लान में आपको दिखने को मिलेगा पहला इंडिकेटिव प्लान। तो अभी तक क्या होता था,
जो सेवन्थ प्लान है, इन सेवन्थ प्लान तक क्या होता था बाकी प्लान्स में, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आपको बहुत दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये 1992 और 7 के बीच का जो पीरियड है ये एलपीजी मॉडल का पीरियड है। तो इसमें आपको ये जो एल है यानी कि लिबरलाइजेशन का फैक्टर भी मिलेगा। तो लिबरलाइजेशन आपको यहाँ पे दिखेगी इंडिकेटिव प्लान में कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो कहीं ना कहीं कम होता यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका लिबरलाइजेशन शुरू होता है। तो चलिए, ये था हमारा 8th 5 ईयर प्लान। इसके बाद जो है हमारा आता है 9th 5 ईयर प्लान। वो किस टाइम में आया था? 1997 से 2002 तक के लिए आया था हमारा 9th 5 ईयर प्लान। ओके, तो इसके क्या फोकस एरियाज थे? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके साथ साथ इंश्योर करना सोशल जस्टिस को, सोसाइटी में जस्टिस हो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ, और इक्वालिटी भी मेंटेन रहे, कोई इनइक्वालिटी नहीं हो। ठीक है, तो ये था फोकस एरिया। दूसरा क्या था? एक मिनट। दूसरा था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर पे फोकस था। ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहे। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो, आपके प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना। चेकिंग चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी चेक करना कि ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो, क्योंकि उससे आपकी पर कैपिटा इनकम पे असर पड़ता है। ठीक है, बाकी सेक्टर्स पे भी उससे असर पड़ता है, आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी पे भी, बाकी चीज़ों पे भी। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना भी किस प्लान का फोकस था? 9th प्लान का। तो ये था 9th प्लान। उसके बाद हमारा आता है 10th 5 ईयर प्लान, 2002 से 7 तक। फोकस एरिया क्या था? रिडक्शन इन इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है कि आप इंक्लूड करते हैं हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसमें। एम क्या था? इट एम्ड एट अचीविंग 8.1% जीडीपी ग्रोथ। इसमें 8.1% जीडीपी ग्रोथ जो है उसको रखा गया, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना कैसे? बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज से। जब आपका हेल्थ सेक्टर बेटर हो, अच्छा हो, आपकी जो पॉपुलेशन है वो वेल एजुकेटेड हो, तो उससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर होती है। एंड इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन। और तीसरा क्या फैक्टर है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने का? दैट इज इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन। जब आपकी कंजप्शन लेवल इम्प्रूव हो, आप अच्छा खाना पीना शुरू करें, तो उससे ये चीज़ क्या दर्शाता है कि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये भी फोकस था 10th 5 ईयर प्लान का। इट एम्ड एट रिड्यूसिंग दी पॉवर्टी बाय हाफ एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 80 मिलियन पीपल। ठीक है ना, पॉवर्टी को हाफ से जो है रिड्यूस करना, और एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 80 मिलियन लोगों के लिए इनको क्रिएट करना। फर्दर इट एम टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज़। और एक फोकस क्या था इस चीज़ का? किसका? जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान था, टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज। जो डिफरेंट रीजन्स के बीच में जो इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस करना भी इसका फोकस था। टारगेटेड ग्रोथ रेट 8.1%। इसमें पहले 8.1% रखा गया था ग्रोथ रेट को, लेकिन बाद में उसको रिवाइज किया गया टू 8%। लेकिन अचीव कितनी करी गई थी? 7.6%। पहले 8% रखा गया कि हम 8.1% जो है ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, टारगेट रखा था। लेकिन उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद इनको लगा, प्लानर्स को, कि शायद ये अचीव नहीं हो पाएगी, तो हम इस टारगेट को रिवाइज करेंगे टू 8%। लेकिन लास्ट में जो अचीव हुआ दैट वाज 7.6%। तो टारगेट 8 था और हासिल कितना हुआ, अचीव कितना हुआ? 7.6%। 11th प्लान जो है आपका वो आया था 2007 और 12 के बीच। इसका फोकस एरिया क्या था? स्ट्रैटेजी ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आपको 60s में दिखेगा, उसके बाद जो है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी स्ट्रैटेजी कब बन रही थी? 11th प्लान में। और हाई क्वालिटी जॉब्स को जनरेट करना भी फोकस था इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट था फोकस। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो इन चीज़ों को इंप्रूव करना भी इसका फोकस था। देखो, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये आपको कुछ और प्लान्स में भी दिखेंगे फोकस एरियाज, तो इनमें थोड़ा सा ओवरलैप आपको दिखेगा। इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको प्लान में क्या रखना है यार, कि क्या इसका खास फोकस्ड एरिया क्या था। लाइक सेकंड प्लान में क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन।
फिफ्थ प्लान में क्या था, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें नहीं जो कि कॉमन है बहुत सारे प्लान्स में। ठीक, तो एम टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें एनरोलमेंट को बढ़ाना भी इसका एम था, क्योंकि तब उस टाइम पे क्या था, लोगों में पुअर्टी बहुत थी, एक्सेस नहीं था ज़्यादा, तो उस वजह से वो हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते थे। तो इसलिए एम रखा गया कि इसको बढ़ाया जाए हायर एजुकेशन को। एंड फोकस्ड ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, दूसरा चीज़ डिस्टेंट एजुकेशन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसको बढ़ाना, क्योंकि लोगों के पास एक्सेस ज़्यादा नहीं था, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके सिटीज़ में हुआ करते थे ज़्यादा, तो कुछ लोगों को एक्सेस, बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं होता था उस टाइम पे। तो ताकि वो लोग भी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को हासिल कर पाएँ, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है डिस्टेंस एजुकेशन पे भी फोकस करना शुरू कर दिया। एज़ वेल एज़ आईटी इंस्टीट्यूट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी बढ़ाना इस प्लान का फोकस बना, 11th प्लान का। ठीक, उसके बाद आपका आता है 12th प्लान 2012 और 7 के बीच। 12th प्लान आपका जो प्लानिंग कमीशन है इसका लास्ट प्लान था, इसके बाद हमारा नीति आयोग आता है। ठीक है, तो 12th प्लान का देखते हैं थोड़ा सा। इसका जो स्लोगन था ना, वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है, पूछा जा सकता है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उसके बाद प्लान एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ऑल विलेजेस। प्लान की क्या एम थी, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो हर एक गांव तक पहुंचाना। रिमूविंग द जेंडर एंड सोशल गैप इन एडमिशंस एट स्कूल्स में जो जेंडर गैप थी, लड़कियों और लड़कों के बीच जो एजुकेशन हासिल करने में जो गैप थी उसको कम करना, ख़त्म करना। एंड सोशल गैप, जो सोसाइटी की गैप थी, सोसाइटी के कुछ सेक्शंस एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते थे, उस चीज़ को, उनको भी एजुकेशनल जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, वो भी क्या था इस प्लान का फोकस। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हायर एजुकेशन, तो देखो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिलेगी कि हायर एजुकेशन तक का जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव करना, ताकि हर एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको हक हासिल हो एजुकेशन हासिल करने का। ठीक है, उसके बाद इसके 14 फोकस एरियाज थे, कुछ क्या थे, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं ना, ये एरियाज जो हैं, ये इसके 14 ऐसे एरियाज हैं जो इसके फोकस एरियाज थे, किसके 12th 5 ईयर प्लान पे। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ याद रखना आप कि इसका जो मेन एम था दैट वाज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो है 12 5 ईयर प्लान्स ख़त्म होते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा आता है नीति आयोग। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को उसके बाद जो आया नीति आयोग, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। देखिए जी, नीति आयोग आपका, नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब फॉर्म किया गया था इसको, 1 जनवरी 2015 को। इट्स अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट दैट रिप्लेसेस प्लानिंग कमीशन। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इट इज़ ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे प्लानिंग कमीशन आपने देखा था, उसका ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था, ना ही उसका कोई लीगल पावर था। ठीक है ना, ना कोई कानूनी हैसियत थी उसकी, ना कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि आईनी हैसियत उसकी थी। ठीक है ना, तो उसी तरह से जो नीति आयोग है उसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है, कोई वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट एम्स टू इन्वॉल्व स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। इसका क्या एम है मेन, कि जो स्टेट्स हैं इनको भी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाना। प्लानिंग कमीशन में ये चीज़ नहीं थी, वहाँ पे जो था, वहाँ पे पूरा जो प्लान मेकिंग का रोल था वो सेंटर का होता था, स्टेट्स को बस फॉलो करना होता था। लेकिन उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया था। इट विल बी प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका काम क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस देना, किनको, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को, दोनों को स्ट्रेटेजिक एडवाइस देना कि आपको कैसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है, किन एरियाज में फोकस करना है। तो ये एडवाइस देना भी नीति आयोग का काम है। बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, नीति आयोग स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है ना, देखो फेडरलिज्म होता है ऐसा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जहाँ पे सेंटर भी
सेंटर के पास भी पावर्स हों और स्टेट्स के पास भी पावर्स हों। तो सेंटर के पास जो पावर्स हैं, जो पावर्स टोटल होते हैं ना एक कंट्री में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट्स के बीच, इनके पास भी कुछ पावर्स रहे और सेंटर के पास भी। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए नीति आयोग जो है उसको बनाया गया। फेडरलिज्म को, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया। इट्स बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच। तो ये किस अप्रोच पे बेस्ड है? बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? जब देखो, टू टाइप्स ऑफ अप्रोच होते हैं आपके। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा होता है बॉटम अप, सॉरी, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा आपका होता है बॉटम अप अप्रोच। देखो, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है ना, आपकी सेंट्रल अथॉरिटी सारा कुछ डिसाइड करती है और जो बाकी होते हैं स्टेट्स, जो लोअर लेवल की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उनको सिर्फ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी यहाँ पे सेंटर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा होता है आपका बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, इनको अच्छी तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है प्लान फॉर्मुलेशन में, और तभी इनकी सारी जो डिमांड्स होती हैं, जो इनकी सजेशंस होती हैं, उनको लिया जाता है, तब एक सेंट्रल प्लान बनाया जाता है। तो इसको कहते हैं हम बॉटम अप अप्रोच। तो नीति आयोग को भी जो है, ये भी इसी अप्रोच पर बेस्ड थी। किस अप्रोच पर? बॉटम अप अप्रोच पर। यानी कि इसमें स्टेट्स को अच्छा खासा पावर दिया गया था प्लान फॉर्मुलेशन में, ठीक है। तो ये था नीति आयोग के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिस्कस करना भी इसका विजन है। किसका? नीति आयोग का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी जो कॉपरेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है ना, इस चीज़ को बढ़ाना इसका एम था। इसका एम है किसका? नीति आयोग का। डेवलपिंग नीड बेस्ड प्लानिंग एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेट द नीड्स एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, कंट्री में जितने भी विलेजेस हैं, इन विलेजेस के अलग अलग नीड्स होंगे। कहीं पे पानी की कमी किल्लत होगी, कहीं पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी, किसी और विलेज में रोड्स की प्रॉब्लम होगी। हर एक विलेज में अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। तो विलेज लेवल पे देखना चीज़ों को कि कहाँ पे कौन सी कमी है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करना, ताकि जो है हमारा जब हर एक विलेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, तो कंट्री लेवल पे क्या होगा कि एग्रीगेट लेवल पे हमारी चीज़ें सुधर जाएंगी। तो ये कंट्री लेवल पे चीज़ें सुधर रही है ना, तो ये जो है एम था किसका? नीति आयोग का, कि विलेज लेवल पे हम चीज़ों को सुधारें ताकि एग्रीगेट लेवल पे यानी कि कंट्री लेवल पे चीज़ें खुद सुधर जाएं। पॉलिसी मेकिंग विल बी लॉन्ग टर्म। तो इसमें पॉलिसी मेकिंग क्या होगी? लॉन्ग टर्म होगी। 5 ईयर प्लान्स में आपको दिख रहे थे, प्लान्स क्या थे? 5 सालों के लिए बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ लेंथी प्लान्स दिखेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स दिखेंगे, और उनका क्या होगा? दे विल हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म्स। उनमें इनबिल्ट मैकेनिज्म्स होंगे कोर्स करेक्शन के लिए। देखो, इनबिल्ट मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, आपके पास एक प्लान है। से फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया कि हम एक इतनी लेंथ का रोड बना रहे हैं एक स्टेट में, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल कोई लेंथ, आपने इतने किलोमीटर्स का रोड आप बना रहे हैं, लेकिन एक स्टेज पर आप जब पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि शायद हमने जो टारगेट रखा है या तो ये छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना। टारगेट हमने सही नहीं रखा है, ये हम इतने टाइम फ्रेम में शायद इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या जो रिसोर्सेस हमने एलोकेट किए हैं इस चीज़ के लिए वो सही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। आपको प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो प्लान में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप इसको रिवाइज कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपने 5 सालों के लिए प्लान बनाया और वो आप कभी इन 5 सालों के दौरान आप उसमें कोई चेंज ही ना ला पाओ। तो ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। प्लान होना चाहिए फ्लेक्सिबल। तो उस चीज़ को एंश्योर करने के लिए ये विजन है किसका? नीति आयोग का, कि एक इनबिल्ट मैकेनिज्म हो प्लान में, जिससे क्या है कोर्स करेक्शन एंश्योर हो बेस्ड ऑन इमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियोज। इकोनॉमिक सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है आपका, ठीक है ना। आप कोई प्लान जो है, आप कोई टारगेट सेट करते हैं, आपको लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से हम इस टारगेट को हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये मैकेनिज्म आपके प्लान में होना चाहिए। तो नीति आयोग के प्लान में ये चीज़ एंश्योर की गई है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा आता है collaboration of national and international think tanks and different departments to provide advice। जो different international think tanks होते हैं, different international intellectuals, बाकी कंट्रीज़ के जो प्लानर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे सलाह मशवरा लेना, उसके बाद प्लान डिवाइस करना भी एम है किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग क्या करते हैं काम की? बाकी कंट्रीज़ के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या अपनी कंट्री के, उनको लाते हैं एक टेबल पे,
जो है एडवाइस लेने के लिए, ताकि हम एक ऐसा प्लान डिवाइस करें जो कि सबसे बेहतर हो। ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग नेशनल प्लान्स दैट विल आल्सो हेल्प नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल प्लान्स को ऐसे बनाना ताकि नेशनल सिक्योरिटी जो है इसको भी इंश्योर किया जाए। रिजॉल्विंग डिफरेंट इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। देखिए, जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कुछ मसले मसाइल होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, कम टाइम में सॉल्व करना, ताकि जो हमारा प्लान है ये भी कम टाइम में एग्जीक्यूट हो पाए, हमारे जो सेट टारगेट्स हैं वो हम कम टाइम में अचीव कर पाएँ। ये भी किसका काम है? नीति आयोग का, इन इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना। चलिए, उसके बाद आता है नीति आयोग। हाँ देखो, नीति आयोग की जो क्रिएशन है ना, इसके दो हब्स हैं। आप मान लीजिए इसके दो टीम्स हैं, ठीक, या दो डिपार्टमेंट्स हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं नीति आयोग के, ठीक। एक डिपार्टमेंट का नाम है, एक हब का नाम है टीम इंडिया हब, दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब का क्या काम है? इट लीड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका काम क्या है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में, इनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना विद सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट की गवर्नमेंट है इसका और जो सेंटर है, इनकी कॉपरेशन को इम्प्रूव करना किसका काम है? टीम इंडिया हब जो है इसका काम, ठीक है ना। यही टीम वो है जो इस चीज़ को लीड करती है। दूसरा क्या है? नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो ये वाला हब है इसका क्या काम है? इट बिल्ड्स द इंस्टीट्यूशंस थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो नीति आयोग है, इसकी जो थिंक टैंक है ना, जो इसमें इंटेलेक्चुअल्स काम करते हैं, प्लान मेकिंग जो इसमें सिस्टम है, उस चीज़ को इम्प्रूव करना, वो किसका काम है? जो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम। यानी जो देखो, नीति आयोग में होंगे कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ प्लानर्स, कंट्री लेवल पे कुछ आइडियाज़ आते होंगे कि प्लान ऐसा होना चाहिए, तो इन चीज़ों पे डिस्कशन करना, इन चीज़ों पे गौर करना नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम है, ताकि जो भी प्लान बने वो बेस्ट प्लान हो, ठीक। तो ये थे इसके दो हब्स। उसके बाद आते हैं थ्री प्लान्स स्प्रेड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हमने पढ़े प्लानिंग कमीशन के, वो सिर्फ 5 सालों तक के लिए बनते थे, ठीक। लेकिन नीति आयोग के जो प्लान है, दे आर थ्री प्लान्स, ठीक, स्प्रेड ओवर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स बनते हैं, ठीक। 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स बनते हैं। एक होता है 15 ईयर विजन, ठीक। एक होता है आपका 15 ईयर विजन दैट एनकम्पासेस ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंट्री फॉर नेक्स्ट 15 ईयर। देखो, पहला प्लान आपका होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम, मैंने बोला था आपको, अगर आपका एक एग्जाम आने वाला है 6 मंथ्स लेटर, 6 महीनों के बाद आपका एक एग्जाम आने वाला है, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? 6 महीनों का गोल आपका है, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद रिवीजन, विद मॉक टेस्ट्स, ताकि आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? कंप्लीशन ऑफ सिलेबस विद रिवीजन एंड मॉक टेस्ट्स। तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। अब इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आप शॉर्ट टर्म इसको शॉर्ट पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, इस लॉन्ग पीरियड को, ठीक है ना। पहला से फॉर एग्जांपल आप पहले 3 महीने रखेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो एक बार, और आप नोट मेकिंग पे भी फोकस करें। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा स्लॉट इसका, तो इसमें क्या करेंगे? आप मॉक टेस्ट्स देंगे, आप रिविजन्स करेंगे, ठीक है। अब आपका जो पहला सेक्शन है, आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, आप इसको छोटे, आपके 3 महीने का पीरियड है, आप इसको एक एक महीने के पीरियड में डिवाइड करेंगे। पहले महीने में आप ये 3 सब्जेक्ट्स करेंगे, दूसरे महीने में ये 3, उसके बाद ये 3, इसी तरीके से इस पीरियड को भी आप डिवाइड करेंगे 3 सब डिविजन्स में, ठीक। तो इसी तरह से जो हमारा यहाँ पे नीति आयोग का है, जो 15 ईयर विजन है, ये एक आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है। दैट एनकम्पासेस ओवरऑल गोल्स। इसमें ओवरऑल जो इकोनॉमी के गोल्स हैं, आप अपनी इकोनॉमी को 15 सालों के बाद कहाँ देखना चाहोगे? आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको कहाँ देखना चाहोगे 15 ईयर्स के बाद? एजुकेशन को कहाँ देखना चाहोगे? आपका जीडीपी का क्या टारगेट रहेगा 15 ईयर्स का? ठीक, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जिसको 15 ईयर विजन बोलते हैं, ठीक। ये 15 सालों का आपका गोल है। अब इस 15 सालों के गोल को अचीव करने के लिए आप इसको इस 15 सालों के पीरियड को डिवाइड करेंगे। आप 7 साल रखेंगे, इधर 8 साल रखेंगे, तो आप इसको आप क्या करेंगे? आप 7 सालों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ताकि
15 सालों का जो आपका गोल है वो कंप्लीट हो। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या आता है इसमें, 3 ईयर एक्शन एजेंडा। अब 7 सालों के गोल को आप फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 पीरियड्स में। उसमें 3 ईयर एक्शन एजेंडा आपका रहेगा, आप 3 सालों में क्या करेंगे, अगले 3 या 4 सालों में क्या करेंगे, तो ताकि आपका 7 सालों का पीरियड जो है, जो टारगेट वो अचीव हो। ऐसे ही दूसरा 7 सालों का टारगेट, उसको भी आप डिवाइड करेंगे 3 साल 4 सालों के पीरियड में। उसके बाद ये 7 साल, फिर आपका 15 ईयर का जो विजन है वो कंप्लीट होगा इस चीज़ से। ठीक, तो ये है 3 टाइप्स ऑफ प्लान। पहला क्या है, लॉन्ग टर्म गोल आपका 15 ईयर्स का। उसके बाद आपका है, पहले 15 ईयर्स का गोल है आपका लॉन्ग टर्म गोल। उसके बाद आपका 7 ईयर्स का गोल है। उसके बाद आपका 3 ईयर्स का है। ठीक, ये 3 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं किस में, आपके नीति आयोग के प्लान में। चलिए अब हम देखते हैं 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के कुछ 7 पिलर्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, इनमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 7 पिलर्स क्या है नीति आयोग के, देखिए, प्रो पीपल। पहला क्या है कि ये जो है, पहला पिलर जो है वो है प्रो पीपल, कि जो है नीति आयोग जो है ये लोगों के हक में काम करेगी। फोकस इज ऑन फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। इसका फोकस है कि लोगों की जो एस्पिरेशंस है, लोगों की जो डिमांड्स है, उनको फुलफिल करना, तो इसको बोलते हैं प्रो पीपल। दूसरा है प्रो एक्टिव, इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रेस्पॉन्स टू द पीपल्स नीड्स। तो प्रो एक्टिव का मतलब क्या है, लोगों की क्या एंटिसिपेशन है, लोग क्या चाहते हैं, कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं, और लोगों का रेस्पॉन्स। अगर हम ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा लोगों की तरफ से, क्या लोग इस चीज़ से खुश होंगे या नाराज़ होंगे, क्या लोगों की डिमांड इससे फुलफिल होगी या नहीं, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। ठीक, तो ये एक दूसरा पिलर है इसका। उसके बाद है पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। लोगों की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करना, जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना, किस में, प्लान फॉर्मुलेशन में। जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें लोगों की शमूलियत होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड्स लोगों की ही फुलफिल करनी है। एम्पावरिंग, एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन को एम्पावर करना। इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूजन ऑफ ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। तो आप हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ लेकर चलेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। आप कास्ट नहीं देखेंगे, क्रीड नहीं देखेंगे, आप जेंडर नहीं देखेंगे। ठीक है, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप इंक्लूड करेंगे प्लान फॉर्मुलेशन में। इक्वालिटी को आप इंश्योर करेंगे। इक्वालिटी क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। हर एक सेक्शन के लिए आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे, आप कोई जो है बायस नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट या गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट। ठीक, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। अब देखते हैं नीति आयोग में कौन से मेंबर्स होते हैं। देखें, इसका चेयरपर्सन जो है वो भी प्लानिंग कमीशन की तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। गवर्निंग काउंसिल जो है, गवर्निंग, वहाँ पे आपका, जब आप प्लानिंग कमीशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपका क्या था, आपका एनडीसी होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन यहाँ उसकी जगह क्या है, आपका गवर्निंग काउंसिल। तो इसका जो है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो है वो इसके मेंबर्स होंगे, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज़ ये भी इसके मेंबर्स होंगे। जैसे एनडीसी में होते थे सीएम्स होते थे, और जो एलजीज होते थे यूटीज़ के, वो भी मेंबर्स होते थे। उसी तरह से यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल जो है, इसमें चीफ मिनिस्टर्स एंड एलजीज होते हैं स्टेट्स के, ये भी इसके मेंबर होते हैं। अब इसके बाद आता है इसका रीजनल काउंसिल। ठीक है, रीजनल काउंसिल क्या होता है, ये किस लिए फॉर्म किया जाता है, टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिजेंसीज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। देखो, आपका रीजनल काउंसिल बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर रीजन जो है कंट्री में, उसके लिए अलग काउंसिल बनाया जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन की जो डिमांड्स है या जो कोई एमरजेंसी डिमांड होगी उसको फुलफिल किया जाए। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इसका, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। प्रेजेंट वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन के बेरी। तो ये दो, ये स्पेशली ये पॉइंट, क्योंकि ये तो आपको आएगा, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो नीति आयोग के चेयरपर्सन भी होंगे। तो वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन के बेरी। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, अब देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो नीति आयोग ने लिए हैं। ठीक, देखिए, रोड मैप फॉर डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए रोड मैप तैयार करना, ये एक इनिशिएटिव है किसका, नीति आयोग का। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये जो इंडेक्स है ये भी किसने बनाया, नीति आयोग ने। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इंडिया ने अपने भी कुछ टारगेट्स रखे हैं,
कंट्री लेवल पे, तो उनको मॉनिटर करना नीति आयोग का काम है, ठीक। द अटल इनोवेशन मिशन विच इज इस्टेब्लिश्ड अंडर नीति आयोग, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन को भी इस्टेब्लिश किया। इट हैज़ डन एडमायरेबल वर्क इन इम्प्रूविंग द इनोवेशन इकोसिस्टम इन इकोनॉमी। इंडिया में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना किसके थ्रू? अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू। ये किसका काम है? नीति आयोग का काम। ये इसका एक इनिशिएटिव है, ठीक। उसके बाद कुछ और इनिशिएटिव्स देखते हैं। देखो कुछ इंडेक्सेस, ठीक है ना, कुछ रैंकिंग्स या इंडेक्सेस जो हैं नीति आयोग के थ्रू जो आए हैं वो क्या है? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, साथ प्रोजेक्ट, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडेक्स, गुड गवर्नेंस। ये सारे जो इंडेक्सेस हैं ना या रैंकिंग्स, ये किसने डेवलप करी? नीति आयोग ने, ठीक। आगे अब देखते हैं हम प्लानिंग कमीशन ने नीति आयोग को रिप्लेस क्यों किया, क्या डिफरेंस है इनके बीच। देखिए पहली डिफरेंस है, प्लानिंग कमीशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिमिटेड रोल था स्टेट्स का, स्टेट्स का ज़्यादा रोल नहीं था, प्लान सेंट्रल लेवल पे बनता था, स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता था, ठीक। यहाँ पे स्टेट्स को ज़्यादा रोल दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन एज प्लानिंग कमीशन वुड डिसाइड द एलोकेशन ऑफ फंड्स। देखो प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, प्लानिंग कमीशन को एक अथॉरिटी दी गई थी जो फंड्स है उनको एलोकेट करना, ठीक। इसकी अथॉरिटी किसको दी गई थी? प्लानिंग कमीशन को। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो फाइनेंस कमीशन है इसके रोल को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया गया था, कम किया गया था, क्योंकि फंड एलोकेशन का जो रोल है वो प्लानिंग कमीशन को दिया गया था। नीति आयोग में ऐसा नहीं है, नीति आयोग को इसका कोई रोल नहीं है फंड एलोकेशन में। प्लानिंग कमीशन कौन सा अप्रोच फॉलो करती थी? टॉप डाउन अप्रोच। हमने जैसे देखा टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है, फिर जो नीचे स्टेट्स होते हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं। जबकि नीति आयोग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बॉटम अप अप्रोच मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको जो स्टेट्स है इनकी इन्वॉल्वमेंट देखेगी, स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, इनसे सजेशंस ली जाती है, तब जाके एक सेंट्रल लेवल का प्लान आपका बनता है, ठीक। इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये किस में फॉलो होता है? नीति आयोग में। इसका ऑपोजिट कहाँ पे फॉलो होता है? टॉप डाउन अप्रोच, वो होता है प्लानिंग कमीशन में, ठीक। उसके बाद 8 फुल टाइम मेंबर्स। प्लानिंग कमीशन में 8 फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे, जबकि जो आपका नीति आयोग है नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स कुड बी लेसर देन इन प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स कम है एज कंपेयर टू 8 मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक। उसके बाद देखिए एनडीसी हैड एलजीज एंड स्टेट सीएम्स। यहाँ पे नेशनल, ये आपने देखा लास्ट स्लाइड में कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था कहाँ पे, जो कि गवर्न करता था प्लानिंग कमीशन को, उसके कौन से मेंबर्स होते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो यूटीज के हैं वो, और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे एनडीसी की जगह कौन है? यहाँ पे एनडीसी की जगह है गवर्निंग काउंसिल, ठीक, नीति आयोग में, ठीक। इसमें भी कौन से मेंबर्स होते हैं? जैसे प्लानिंग कमीशन में होते थे वहाँ एनडीसी में होते थे, यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल में होते थे, लेकिन मेंबर्स यहाँ भी एलजीज होते हैं यूटीज के और सीएम्स स्टेट के, ठीक। एक और डिफरेंस क्या है, जो प्लानिंग कमीशन है इसको आप कंसिडर नहीं करिए, कुछ एरर हुआ था यहाँ पे। तो प्लानिंग कमीशन में कोई पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हुआ करते थे, जबकि नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर्स को भी रिक्रूट किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट्स अगर कभी है, कभी रिक्वायर है पार्ट टाइम मेंबर के रिक्रूटमेंट की, तो पार्ट टाइम मेंबर भी लिया जाता है, जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसा प्रोविजन नहीं था। तो ये थी कुछ डिफरेंसेस नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच, ठीक। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है प्लानिंग और नीति आयोग भी, ठीक। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।